जो एस्पिरेंट्स हैं, जो नए ऑडियो इंजीनियर्स बनना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टूडियो के हैं, चाहे वो लाइव साउंड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और नंबर 2, जो फ्यूचर है हमारी इंडस्ट्री का, उसको आप कहाँ देखते हैं आज से 10 साल बाद? जो ये इंडस्ट्री है, दिस इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री राइट नाउ। म्यूजिक आपको चाहिए एवरीडे। आप सारा दिन थका के आए तो एटलीस्ट एक गाना सुनेंगे तो यू विल फील फ्रेश इन दैट। जी। सो फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री इज 100% in this market. We are in the 100% in the market. इसमें डायमेंशंस चेंज होंगे। लाइक पहले आप टीवी देखना पसंद करते थे, आजकल आप OTT पे ज़्यादा ध्यान देते हो। जी, कल को कुछ और आ जाएगा। हाँ, आप पहले FM स्टेशन सुनते थे FM में, अब आजकल आप लोग पॉडकास्ट देखते हैं और पॉडकास्ट सुनते भी हैं, स्पॉटिफाई पे, इस टाइप से रहता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपित जैन, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेकिंग सेंस विद दीपित। दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट में मेरे साथ हमारी ऑडियो इंडस्ट्री के एक अनसंग हीरो हैं। हम म्यूजिशियन से और टेक्नीशियन से तो रोज़ मिलते हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूं जिन्होंने न जाने कितने रेडियो चैनल्स, पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेज, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ और कम्युनिटी सर्विस रेडियोज़ जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिज़ाइन की हैं, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स का ये मास्टरमाइंड रहे हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं अरूप चक्रवर्ती। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही मज़ेदार, एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। अरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू दीपित। तो सर, स्टार्ट करते हैं। आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है। आपने अपना करियर 90s में स्टार्ट किया था, तो तब आप सेट्रॉन इंडिया के साथ जब काम करते थे, हमें उस समय के बारे में बताइए कि उस समय के क्या चैलेंजेस थे, कैसा आपका प्रोडक्ट्स वगैरह, आप क्या बेचते थे उस समय? उस टाइम जो मार्केट था दैट इज़ वेरी स्टिपुलेटेड। बहुत छोटा मार्केट होता था जी, इतना बड़ा मार्केट नहीं होता था जी। एंड द सेकंड चैलेंज तो दूसरा ये भी होता था कि प्रोडक्ट का इम्पोर्ट्स इज वन ऑफ द मेजर थिंग बिकॉज द कस्टम ड्यूटीज आर वेरी हाई। जी, नॉट ऑल द थिंग्स आर अलाउड टू कम टू इम्पोर्ट इन इंडिया। ओके। ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था। फिर उसका अवेयरनेस एंड एप्लीकेशंस किसी भी चीज़ को, जी, वो कस्टमर को या एंड यूजर्स को बताने के लिए उस वक्त जो एफर्ट्स लगते थे दैट वाज अ मोर। सो द मार्केट इज वेरी टीनी इन शेप, सो वेरी स्टिपुलेटेड, लिमिटेड पीपल्स आर यूजिंग द मेकिंग द स्टूडियो एंड यूजर्स आर आल्सो वेरी लिमिटेड। सो दैट वाज द मार्केट एट दैट टाइम एज compared to क्योंकि द comparison between the today market and the old market. जी, now it is growth like in multiple times I can say. जी। It's not क्योंकि उस समय आई गेस इतने ज़्यादा मार्केटिंग के मीडियम्स भी नहीं थे, तो आप लोग कैसे, मतलब जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता था, मान लीजिए आप उस समय कैड एक ब्रांड था, मुझे याद है, डिस्ट्रीब्यूट करते थे सेट्रॉन में, तो जब कैड आया था तो आपने कैसे लोगों को अवेयर करवाया कि कैड के माइक्रोफोन्स होते हैं या और एक्सेसरीज होती हैं? see उस time the cheapest media was a print media. अच्छा। So the audio video magazines हाँ जी, हाँ जी, which distributes in every studio. हाँ जी, हाँ जी। वो एक सबसे easiest media था। ओके। और second था exhibitions। तब भी exhibitions होते थे, उतने बड़े स्केल्स पे नहीं होते थे, छोटे स्केल्स पे होते थे। जी, जी। तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ जाके कस्टमर्स को अवेयरनेस करना। एंड अनदर प्लस पॉइंट उस वक्त एक ये भी था कि हर जो यूज़र है और जो उसको स्टूडियो इंडस्ट्रीज के जो लोग थे वो लोग आते थे। इवन आई हैव सीन द AR रहमान इन दैट एग्जीबिशन। ओके। मतलब आफ्टर, मतलब उस एरा के बाद मैंने कभी इस टाइप के लेजेंड्स को मैंने किसी एग्जीबिशन में घूमते हुए नहीं देखा। जी। सो दैट वाज द थिंग बेसिकली। तो सेट्रॉन के बाद जब आप पेस में शिफ्ट हुए, तो पेस कम्युनिकेशंस में आप लोग डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स फिर करने लग गए, यामाहा, स्टाइनबर्ग वगैरह। तो कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको याद हो जो आपके करियर में टर्निंग पॉइंट रहा उस समय? या से दिस बिटवीन पेस एंड सेट्रॉन माय द टेन्योर वाज अराउंड more than 10 years. तो उसमें क्या हुआ कि उसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेड हो गई, थोड़ा ईज ऑफ इम्पोर्ट हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह कम हो गई, तो चीज़ें अवेलेबिलिटी होनी शुरू हो गई जी। और मार्केट ने भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने मीडिया को ओपन कर दिया। मीडिया ओपन इन द सेंस कि दे वांट टू बी मोर ऑन डिफरेंट लोकेशन।
Okay. in like radio stations are coming Okay, up. So previously there was only 4 radio stations. When I was in the space communication, usme they had the first bidding was something around 85 stations. Okay. So that's a major boost. तो फिर ऑब्वियसली ऑडियो सप्लायर्स के लिए काम भी ज्यादा हो गया, काफी काम ज्यादा हो गया. तो वो एक सबसे मेजर बूस्ट था जो मार्केट के अंदर एफएम स्टेशंस वाला जो बूस्ट आया था. सो दैट टाइम डेफिनेटली काफी माल बेचा हम लोगों ने भी. सो उससे मेजर हमारा जो मेरे लिए जो मेन मोमेंट था दैट वाज अ रिलायंस प्रोजेक्ट. ओके. So Reliance is just investing in this, and the requirement is like 110 ONVs. ओके. आपके sound cards like RAB, around 100 numbers of RAB sound cards. O1V मिक्सर जो है वो भी मुझे याद है बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था Yes. अपने आप में. Yeah. आज भी लोग हमसे मांगते हैं कि हमें कहीं से यूज्ड O1V दिलवा दो आप. तो O1V का जब आया था तो एक्सेप्टेंस लेवल मार्केट में था या आपको कोशिश करनी पड़ी थी लोगों को समझाने के लिए कि क्या होता है ये एग्जैक्ट? हाँ, डेफिनेटली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ा चैलेंज आया था कि लोगों को स्विच करना एनालॉग से डिजिटल में. सो दैट वाज द मेजर चैलेंज. वो कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे बिकॉज दे हैव यूज्ड टू मूव दैट फेडर मूवमेंट वाला एंड ऑल दोस थिंग्स. और इन द बॉक्स मिक्सिंग वाला जो टेंडेंसी है दैट्स ब्रिंग दिस O1V. कि O1V के अंदर देन उसका एक अपग्रेड वर्जन आया O1V 96i व्हिच इज हैविंग योर इनबिल्ट USB. जी. थ्रू दैट यू कैन डू द 16 चैनल रिकॉर्डिंग. जी. तो वो एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन रहा इन द बॉक्स रिकॉर्डिंग का. सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट आई कैन से इन द ऑडियो इंडस्ट्री. जी. तो उसने ये वाला मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया जी इस टाइप से. तो जैसे FM स्टूडियोज़ आपने इतने सारे डिज़ाइन करे, इतने सारे सप्लाई आप करते रहते हैं FM स्टूडियोज़ में, तो एक FM स्टूडियो में और एक नॉर्मल जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है पोस्ट प्रोडक्शन और मिक्सिंग के लिए, इनमें प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है? ये सब लोग जानना चाहते हैं. मेजर थिंग वाज दैट FM स्टूडियो डजंट डू एनी प्रोडक्शंस. ओके. एंड ऑल दिस अदर स्टूडियोज दे मेन स्ट्रेस इज ऑन प्रोडक्शन. उनका मेन काम रहता है प्रोडक्शन का. तो वो ज़्यादातर जो स्टूडियो का मेजर जो डिज़ाइन है उसमें आपके माइकिंग्स होते हैं लाइक रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के अंदर. FM में सिर्फ एक ही माइक होता है दैट इज़ फॉर द RJ और कभी कभार कोई एक आध गेस्ट के लिए माइक रखते हैं. ओके. सो दैट वाज अ मेजर बिटवीन मतलब दैट वाज अ मोर पोस्ट प्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग. दिस वाज लाइक प्रोडक्शन. FM स्टूडियो बेसिकली उनकी जो मेन कंसंट्रेशन है वो ब्रॉडकास्ट पे ही होती है. ब्रॉडकास्ट पे ही होता है ओके. उनका main ओके. और कुछ नहीं. इतना Content ज़्यादा वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन पे नहीं होता. यस ओके. एग्जैक्टली. इतने सारे FM स्टूडियोज़ में आपने मटेरियल सप्लाई करा है, आप डिज़ाइनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि एक FM स्टूडियो में और एक नॉर्मल जो कमर्शियल स्टूडियो होता है उसमें क्या फ़र्क होता है प्राइमरीली? The FM studio is more on the post production kind of. They have the content with them. ओके. उसको उनको ऑन एयर करना होता है जी. with the voice of RJs. ओके. और कभी कभार कोई गेस्ट के साथ है. इससे ज़्यादा उसमें और कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन मुझे दिखा नहीं. ओके. जो दूसरा पार्ट हो गया रेडियो स्टूडियो का जो अपना प्रोडक्शन स्टूडियोज का दैट वाज मोर ऑन द प्रोडक्शन साइड एंड हाउ मेनी माइक्रोफोन्स यू आर यूजिंग. कितने ट्रैक्स आप उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो वो डिज़ाइन एक अलग डिज़ाइन है. तो FM स्टूडियोज़ में मेनली उनका कंसंट्रेशन होता है कि उनके पास कंटेंट है और उनको ब्रॉडकास्ट करना है, और जो कमर्शियल स्टूडियोज़ हैं वो ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं. यस एग्जैक्टली. ओके. तो इक्विपमेंट में भी कुछ फ़र्क है कि FM स्टूडियोज़ में कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट हो जो यूज़ होता है जो नॉर्मल स्टूडियोज़ में नहीं होता? जो ब्रॉडकास्ट स्टूडियोज हैं दे आर ऑन मोर डिजाइन ऑन द ब्रॉडकास्ट बेसिस व्हिच इज हैविंग अ ब्रॉडकास्ट कंसोल्स. जी. प्रोडक्शन कंसोल्स और ब्रॉडकास्ट कंसोल में डिफरेंस होता है. जी. तो ये है इनका मेजर डिफरेंस. और एक कम्युनिटी रेडियोज़ का बहुत पीछे ट्रेंड चला, तो कम्युनिटी रेडियो एग्जैक्टली क्या करता है? कम्युनिटी रेडियो की मतलब क्या काम? सबसे मेजर जो डिफरेंस है दैट इज अ कवरेज एरिया. ओके. कवरेज एरिया इज फॉर पर्टिकुलर दैट कम्युनिटी एरिया. ओके. छोटे एरिया के लिए. ओके. और जो कमर्शियल रेडियो जो होते हैं इनका ब्रॉडकास्ट रेंज काफ़ी बड़ा रहता है. ओके. फ्यू 100 किलोमीटर्स के बीच में रहता है. ओके. बट लाइसेंसिंग दोनों में है? लाइसेंसिंग दोनों में है. ओके. इंडिया में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप किसी चीज़ को भी चाहे आप रेडियो स्टूडियो खोलें चाहे आप ब्रॉडकास्ट स्टूडियो करें, यू नीड अ लाइसेंस फॉर दैट. ओके. सो ब्रॉडकास्ट के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, बट कितने एरिया में लोग उसको सुन पा रहे हैं उसमें फ़र्क आ जाएगा. हाँ. और मोर और लेस इक्विपमेंट सेम होता है कम्युनिटी रेडियो में और FM स्टूडियोज़ में, या डिफरेंट हो जाता है इक्विपमेंट? नहीं, डिफरेंट होता है. एक सेक्शन तक हम ले आ सकते हैं. ट्रांसमीटर पार्ट्स
जो सा होता है वो कम वैल्यू के होते हैं, वोटेज कम होती है। ओके जो एफएम कमर्शियल एफएम उनके ट्रांसमीटर्स बड़े होते हैं जी रेंज ज़्यादा चाहिए होता है जी सेकेंड थिंग कॉस्ट वाइज ऑल्सो देयर क्वाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू ओके इक्विपमेंट ऑल्सो दे वांट इकोनॉमिकल उतना ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट नहीं होगा नहीं लेते सीआरएस सस्ता है इक्विपमेंट ओके ओके तो जैसे कि हमने पीछे बात करी थी O1V के लिए कि O1V जब आपने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में तो बहुत सारे चैलेंजेस थे बिकॉज लोग अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल तो इसी तरीके से मैंने देखा है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंडिया में रीजन स्पेसिफिक भी बहुत अब्जॉर्प्शन के लिए प्रॉब्लम है नॉर्थ के लोग इतनी जल्दी अब्जॉर्ब नहीं करते साउथ वाले कर लेते हैं वैसा वर्सा तो इस बारे में आपका क्या कहना है यस दैट्स राइट ये देखने में ज़्यादातर ये देखने में आता है कि जो साउथ एंड वेस्ट है वो टेक्नोलॉजी को इजी अडॉप्ट करता है जी नॉर्थ और ईस्ट थोड़ा सा उसको फॉलो करता है ये एक है सिचुएशन है माइट बी थोड़ा सा लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हो इसकी वजह से मेजर जो आता है क्योंकि नॉर्थ में मैंने जनरली देखा ऐसा ट्रेंड होता है कि अगर किसी के पास मान लो फॉर एग्जांपल HS8 है मॉनिटर्स तो दूसरा बंदा कहेगा क्योंकि उसका काम HS8 पे अच्छा चल रहा है तो मैं भी HS8 ही लगा लेता हूँ तो मेरा काम भी अच्छा हो जाएगा हाँ ये एक फॉलोइंग ट्रेंड नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा है हाँ जी ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यू कैन से प्लस पॉइंट तो नहीं है ड्रॉबैक है ये सबसे बड़ा इससे इतनी ज़्यादा दिक्कत डिस्ट्रीब्यूटर्स को शायद नहीं होती बट हमारे जैसे रिटेलर्स जो हैं हाँ जिनको मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना है हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कोई दूसरी रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर हमें कहता है कि भाई आप हमारा ब्रांड नहीं बेच रहे अब हमारे लिए ये दिक्कत होती है कि हमारी रीजन के जो कस्टमर्स हैं वो उस ब्रांड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं तो हम भी एक लिमिट के बियॉन्ड पुश नहीं कर सकते चीज़ को हाँ ये मेनली देखने में यही आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको ये क्वेश्चन पुटअप जरूर करता है कि यार मेरा नॉर्थ में इतना सेल है और साउथ और वेस्ट में मेरा इतना वॉल्यूम जी 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 तो ये एक मतलब क्या बोले इट इज द मार्केट यू हैव टू एक्सेप्ट इट ऐसे ही चलता है यस एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया की मार्केट के बारे में आपका क्या विचार है क्योंकि ईस्ट इंडिया की मार्केट हमने देखा है हमें कस्टमर्स भी बताते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो क्या कारण है वॉलेटिलिटी होने का सी ईस्ट इंडिया में इफ यू टेक द नॉर्थ ईस्ट मार्केट पर्टिकुलरली द मेजर डिफरेंस जो था वो है डिस्टेंस तो डिस्टेंस दैट मैटर्स वहाँ पे ओके तो इसकी वजह से वो क्या हुआ कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड था उनसे लगता हुआ वो बहुत ज़्यादा हाई है ओके मतलब दूसरी कंट्रीज दूसरी कंट्री से वो बहुत अभी हाई है मतलब हाई था मतलब अब थोड़ा सा काफ़ी कम हो गया ओके अब ड्यू टू मतलब जो प्रोडक्ट अप्रोच और ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफ़ी वहाँ के लोकल डीलर्स बहुत स्ट्रांग हो गए बट प्रीवियसली सब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता था बहुत ज़्यादा तो इंडिया के लिए लॉस ही था इंडियन मार्केट मतलब इंडियन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके लॉस ही था मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा ईस्ट इंडिया में देखने में आता है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ तो इट इज़ बेसिकली क्योंकि वहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज कुछ ऐसी थी जहाँ से आराम से सामान आ जाता था एक्जैक्टली लाइक नेपाल बर्मा यहाँ से इजीली सामान आ जाता था तो वहाँ के डीलर्स को वैसी आदत पड़ गई आदत पड़ गई ओके ओके एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टूडियो बना रहा है या कोई पॉडकास्टिंग सेटअप है या फॉर दैट मैटर लाइव साउंड का सेटअप भी कोई कर रहा है इन्वेंट्री बना रहा है उसमें केबल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट्स द मेजर थिंग बिकॉज एवरीथिंग ट्रेवल्स थ्रू योर केबल्स जी तो आप केबल प्रेफर करो चाहे वो इंडियन लो चाहे वो इम्पोर्टेड लो प्रेफर द लो नॉइस केबल्स ओके वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जितनी अच्छी हमारी केबल होगी उतना ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और नॉइज वगैरह कम हो जाएगा तो सिग्नल हमारा प्योर हो जाएगा ये कहने एग्जैक्टली क्योंकि नॉर्मली अब जैसे हमारे पास भी लोग आते हैं स्टोर पर मान लीजिए किसी ने माइक लिया महंगा या कोई अच्छे मॉनिटर्स लिए या और कोई इक्विपमेंट लिया तो केबल्स पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं नहीं केबल मान लीजिए 1 लाख रुपए के माइक के साथ अगर मैं 500 रुपए वाली केबल लगा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो मैं माइक की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ एग्जैक्टली ये करना नहीं चाहिए किसी को जी अगर आप 1 लाख का माइक ले रहे हो तो यू शुड स्पेंड 2,000-2,500 फॉर ऑन द केबल्स ओके सो आई थिंक दैट इज ऑलवेज रिकमेंडेड वो कभी नहीं करना चाहिए अदरवाइज मतलब आपका क्वालिटी जिस चीज़ के लिए आप माइक को ले रहे हो वो आपका पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा जी बिकॉज आपका सिग्नल लॉस केबल्स में इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा केबल कनेक्टर्स के थ्रू आप उसमें माइक
उतना महंगा माइक लेने कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा जी। तो जैसे अब सो होल्ड्स ट्रू फॉर द कनेक्टर्स आल्सो, तो अब नॉर्मली लोगों को ये होता है कि भाई न्यूट्रिक के सबसे बेस्ट कनेक्टर्स हैं, तो न्यूट्रिक के अलावा भी कुछ और ब्रांड्स ऐसे हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सके जिनके कनेक्टर्स शायद थोड़े सस्ते हो न्यूट्रिक से बट क्वालिटी बहुत अच्छी है? यस, एक बड़ा फेमस ब्रांड है हाईकॉन। हाईकॉन, अच्छा, ओके। बहुत अंडर रेटेड ब्रांड है इंडिया के अंदर, बट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके देखेंगे तो हाईकॉन्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है ओके एज कम्पेयर टू न्यूट्रिक। ओके, तो आई डोंट नो व्हाई इंडिया में क्यों क्वालिटी एट पार है वो न्यूट्रिक के? सुपीरियर है न्यूट्रिक ओके, से। सुपीरियर है, Yes, ओके yes. ओके। तो वो आप चेक कर सकते हो ऑन द तो वेबसाइट। अगेन ये वही वाली बात आ जाती है एक्सेप्टेंस लेवल की। एक्सेप्टेंस क्या आई थिंक इंडिया में टोटली ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर ही रही है हाँ। कि यहाँ पर किसी भी नई चीज को इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वही तो है ना, न्यूट्रिक ले, चाहे असली लो चाहे नकली लो, हाँ जी, पर होना न्यूट्रिक चाहिए भाई साहब। तो दैट इज द, वो एक जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको चेंज करना चाहिए। उसमें काफी टाइम लग जाएगा। वो थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप जो चीज ले रहे हो उसके ऑल्टरनेट मॉड्स भी हैं, अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, आप जी ट्राई करके देखो। लेट्स गिव दैट ब्रांड जी लिटिल बिट ऑन फ्रंट साइड। तो अब प्रोडक्ट्स की क्योंकि बात चल रही है, तो इस समय आप दो मेजर ब्रांड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एपोजी और बेयर डायनेमिक। तो मेरे को एक एक कर दोनों ब्रांड्स का जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनका थोड़ा सा रन थ्रू दीजिए। देखो, फर्स्ट इज बेयर डायनेमिक। जी, बेयर डायनेमिक इज वर्ल्ड रिनॉन ब्रांड इन द हेडफोन्स। जी, सो मिक्सिंग मास्टरिंग्स के लिए दे हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ हेडफोन्स विद अ डिफरेंट प्राइस रेंज। जी, so that is the one segment of the product. They recently introduced a DT series, ओके which is the in-ear headphones. ओके, lot of people sells the in-ear हाँ जी हाँ जी इस market के हाँ जी, अंदर। हम भी बहुत बेचते हैं। What did this company did, Bear Dynamic? They make the in-ear as per the specific requirement. Like they have an in-ear for the mix mastering engineers. ओके, They have a in-ear for the guitarist. They have an in-ear for the drummer. They have an engineer for the live sound engineer. So this kind of categorize there. The thing is that all the frequency response is changing when you're in the studio. So it's totally a acoustic environment. बिल्कुल, So there you have a different जी जी, ड्रमर को आइसोलेशन ज़्यादा चाहिए, isolation ज़्यादा चाहिए, उसको थोड़ा सा बेस उठ के आए तो अच्छा लगेगा। गिटारिस्ट को थोड़ा सा मिड साइज चाहिए होती हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ना जो इस कंपनी ने ये सोच के इसको डिजाइन किया, विच इज आई कैन से इज अ यूनिक थिंग जो अदर ब्रांड्स में नहीं है। तो इस ब्रांड के अंदर ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जैसे जो नॉर्मल हेडफोन्स आते हैं जो DT सीरीज में, जैसे DT 770 है और 700 Pro X है और 990 और 900 Pro X है, तो इनमें क्या फ़र्क है? से द मेजर फर्क इज अ कोन। ओके, जो कोन ऑफ द हेडफोन स्पीकर, जो 700 सीरीज है, इट्स अ टेस्ला डिजाइन कोन। ओके, तो उसका जो रिस्पॉन्स लेवल या स्पिन लेवल इवन से वो काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू DT 990 एंड 770। ओके, और बाकी साउंड टेक्सचर में भी उसकी वजह से फ़र्क आ जाता होगा? ऑफ कोर्स काफ़ी फ़र्क आता है। ओके ओके, फोन का डिज़ाइन। एंड एक और चीज़ आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि कोई भी हेडफोन होता है उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन लिखी होती है ओम्स। तो ओम्स से साउंड क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? से ओम से साउंड क्वालिटी पे जो मेजर फ़र्क है, आप लाइक 250 ओम्स का लेते हैं जी, हायर इम्पिडेंस हेडफोन्स का, तो उसमें जो साउंड का जो एसपी लेवल्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी क्लियर होते हैं। ओके, एंड आप इफ़ यू सी, बट इट्स एप्लीकेबल ऑन द डिफरेंट, मतलब डिफरेंट कोन टू कोन इट्स वेरी। ओके, व्हेन इट्स कम्स टू टेस्ला, अगर आप DT 990 देखते हैं तो इट्स 48 किलोहर्ट्ज़ जी। सो इट्स नॉट ओनली द कोन क्वालिटी, इट्स basically impedance plus the designing, the material used and the design, yes, design, exactly. okay. So that's the basic major difference between these Okay. two. तो इम्पिडेंस से ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि जो साउंड की क्लैरिटी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क आ जाता है। फर्क आता है, यस। ओके, तो जितने ज़्यादा ओम्स होते हैं, बट एक प्रॉब्लम आती है कस्टमर्स को कि अगर सीरीज के अंदर, पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, लाइक आई कैन से 32 ओम्स लेते हैं DT 770 सीरीज के अंदर, हाँ हाँ, उसका साउंड टेक्सचर अलग होगा, 80 का अलग होगा, 80 का अलग होगा, 250 का अलग होगा। तो ये फर्क है। ओके, बट हम 770 सीरीज को 700 Pro X सीरीज से कंपेयर नहीं कर सकते, उसका टेक्सचर टोटली अलग होगा। डिजाइन कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंट। जी जी जी, उसका जो कोन का जो स्ट्रक्चर है, कोन का जो
मटेरियल है वो एक अलग मटेरियल बट एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कस्टमर्स हमें मतलब इशू रेस करते हैं या आप कह लीजिए कंप्लेंट करते हैं कि अगर कोई 250 ओम्स का हेडफोन ले रहा है और उसके पास मान लीजिए एक नॉर्मल स्कारलेट 2i2 या ऑडियंट ID4 जैसा साउंड कार्ड है या एपोजी बूम है, तो उसको उतनी ज़्यादा लाउडनेस नहीं मिलती 250 में कंपेयर टू कि जितनी उसको 80 में मिलती है। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? उसमें फिर वही नॉर्मली हेडफोन डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर है। अच्छा, बट आई थिंक ये जनरेशन 4 ने रिजॉल्व कर लिया है। फोकस साइड में जनरेशन 4 में तो हो गया, Resolve हो गया है। हाँ जी हाँ जी। एपोजी के जो डेफिनेटली बूम में नहीं है, बट अदर लाइक ड्यूएट एंड हायर एंड हायर वाले कार्ड्स में उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें दे कैन हैंडल द अप टू 600 ohms। ओके, वो हैंडल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते तो उसमें कोई हमें मतलब वॉल्यूम का लॉस नहीं होगा। नहीं, कोई लॉस नहीं होगा। ओके। अब थोड़ा एपोजी के बारे में भी बताइए, एपोजी में क्या आपकी प्रोडक्ट रेंज है? से एपोजी में वी हैव अ साउंड कार्ड्स with a different input outputs. So we have a sound card. If it's a small studio, we have Apogee Boom. Plus we have Apogee Duet with the variation of with the dock and without dock. Okay. Then third option is your Symphony Studio, which Symphony is a preamp, Apogee famous preamp, which is inbuilt in that. Okay. So this is the main for the small studio. When bigger studio, we have a product like Apogee Symphony Studio, which is having different configuration. Symphony Studios is one of the major plus point is that it's a Dolby Atmos ready card. Okay. जो हर कार्ड नहीं होता। Okay. That's मतलब उसका क्या मतलब है? जो उसका जो साउंड का क्लैरिफिकेशंस है, जो साउंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस कार्ड के अंदर, वो ऑलरेडी उसी हिसाब से डिजाइन किया गया। Okay. तो लाइक आप चाहे उसको डॉल्बी 5.1 जाओ, 7.1 जाओ, 9.1.2 पे जाओ, इस टाइप से आप उसको पूरा कंप्लीटली आप तो कॉन्फ़िगर कर मतलब सकते वो हो। मॉड्यूलर सिस्टम है। यस, अब कैसी वही रहेगी, अब उसमें कार्ड्स अपने हिसाब से नहीं या कार्ड्स ही अलग आते हैं? प्रीफिक्स्ड है ये। अच्छा, प्रीफिक्स्ड होता है। Yes, ओके, exactly. तो मॉडल्स ही अलग अलग हैं। हाँ, ओके जो आप चेसिस वाली बात कर रहे हो ना, वो सिम्फनी मार्क 2 सीरीज है। ओके उसके अंदर यू हैव ऑप्शंस, आपको क्या इनपुट आउटपुट चाहिए। ओके तो दैट इज ऑल्सो डॉल्बी एटमॉस रेडी कार्ड। सो उसके अंदर ऑलरेडी वो सब चीजें आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि हाउ मेनी इनपुट आउटपुट से यू तो वांट। किसी को अगर मान लीजिए माइक्स का काम ज्यादा नहीं है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, तो वो 2x12 वाला ले सकते हैं। एग्जैक्टली 2x12 ले सकते, बट उसमें डॉल्बी नहीं कर सकता। ओके, उसमें आउटपुट्स आपके कम है। हाँ जी। तो आपको डॉल्बी करने के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट ऐसी 16x16 ऐसी कार्ड। हाँ जी। तो उसके थ्रू ही आप उसको कर पाओगे। ओके। और डेफिनेटली साउंड टेक्सचर भी फर्क करता है। आप ड्यूएट का साउंड सिम्फनी के साउंड से कंपेयर करेंगे तो सिम्फनी साउंड इज मोर ब्राइटर। जी। सिम्फनी स्टूडियो साउंड इज मोर ब्राइटर एज कंपेयर टू ओके। द तो कन्वर्टर्स चेंज हो जाते हैं। कन्वर्टर्स आर चेंजिंग, एडीडीए चेंजिंग। ओके। तो एपोजी अगर आप देखेंगे मॉडर्न डे स्टूडियोज में, तो कंपेयर टू द अदर ब्रांड्स, एपोजी कहाँ स्टैंड करता है? या आप ये कहेंगे कि एपोजी का एक अपना ही अलग टेक्सचर है, आप कंपेयर नहीं करना चाहेंगे या आप कर सकते हैं कंपेयर? Frankly speaking, like if I say the Symphony Mark 2 series, वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो टॉप सीरीज है। उसके कंपैरिजन में बहुत ही रेयर प्रोडक्ट्स हैं। ओके। अगर है तो द कॉस्ट वाइज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। ओके। तो दैट्स द वन मेजर, तो वो एडवांटेज एपोजी को मिल जाता है। ओके। सेकंड थिंग, जो अभी जो नया सीरीज आया सिम्फनी स्टूडियो, उसमें यू हैव अ प्री डिजाइन कार्ड, प्री इनपुट आउटपुट डिजाइन कार्ड। सपोज 2x12 लेना है, 2 इनपुट्स एंड 12 आउटपुट्स, 8x8 लेना है और 8x16 आउट्स, 8 इन 16 आउट्स। तो दीज आर द प्री डिजाइन कार्ड्स इन एपोजी। तो अगर आप कंपेयर करें अदर ब्रांड्स के साथ, तो ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ओरिएंटेड है एप्लीकेशंस के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं दूसरे ब्रांड्स। जी। ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। तो एपोजी में कनेक्शन प्रोटोकॉल क्या रहता है? USB है मोस्टली या थंडरबोल्ट है? जो नए कार्ड्स हैं वो USB 3 पे हैं। ओके। Symphony 2 still on Thunderbolt 2, ओके। but they are coming up with the USB 3. Rest are on USB. तो थंडरबोल्ट और USB में कोई साउंड क्वालिटी इम्पैक्ट करता है? No, it's just ऐसा कुछ नहीं होता? Nothing, connecting port. इट्स जस्ट अ कनेक्टिंग पोर्ट। Yes, ओके। exactly. क्योंकि एक और बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मेरे से कस्टमर्स पूछते रहते हैं कि हम विंडोज सिस्टम पर काम करें या हम मैक पर काम करें। तो आपको लगता है कि मैक और विंडोज में कोई साउंड क्वालिटी का अंतर आता है? क्योंकि जैसे एपोजी है वो तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। Yes. दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आप काम कर सकते हैं। See, Macs पे डेफिनेटली साउंड का टेक्सचर अलग रहता है एज कम्पेयर टू विंडो, और थोड़ा स्टेबल प्लेटफॉर्म हो जाता है। स्टेबल प्लेटफॉर्म रहता है, वायरस अटैक्स वगैरह कम है। देन मतलब नो डाउट
मैक विल बी द सुपीरियर एज कम्पेयर टू विंडो जी। ये तो ऑलवेज देखने में ही आया जी। है। तो जहाँ पर भी थोड़ी मतलब हमारे को टाइट डेडलाइंस मीट करनी है और हमारे पास स्कोप ऑफ मिस्टेक नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पर आप सजेस्ट करते हैं कि मैक एक बेटर ऑप्शन बेटर ऑप्शन सही हाँ, ताकि हमारा डेटा लॉस वगैरह होने का चांस कम हो जाए। कम होता है। ओके, तो अब जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे कि एक तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो नए ऑडियो इंजीनियर्स बनना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टूडियो के हैं, चाहे वो लाइव साउंड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और नंबर 2, जो फ्यूचर है हमारी इंडस्ट्री का, उसको आप कहाँ देखते हैं आज से 10 साल बाद? सी जो ये इंडस्ट्री है, जी। दिस इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री राइट नाउ। म्यूजिक आपको चाहिए एवरीडे। आप सारा दिन थकार के आए तो एटलीस्ट एक गाना सुनेंगे तो यू विल फील फ्रेश इन दैट। जी जी जी। सो फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री इज 100% इन दिस मार्केट, वी आर इन द 100% इन द मार्केट। इसमें डायमेंशंस चेंज होंगे। लाइक पहले आप टीवी देखना पसंद करते थे, आजकल आप ओटीटी पे ज़्यादा ध्यान जी देते जी हो। जी, कल को कुछ और आ जाएगा। हाँ, आप पहले एफएम स्टेशन देखते सुनते थे एफएम में, अब आजकल आप लोग पॉडकास्ट देखते हैं, और पॉडकास्ट सुनते भी हैं, सुनते भी हैं स्पॉटिफाई पे, इस टाइप से रहता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा, दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, बट इंडस्ट्री विल बी रिमेन देयर, ये आई कैन से इजीली। तो कोई भी नए एस्पायरेंट है, दे आए, मतलब आना चाहिए उनको, और एंड अडॉप्ट एज ए ग्रोथ ओरिएंटेड कैरियर, लाइक यूर इंजीनियर, दैट वे यू शुड हैव अ माइंड थिंकिंग। ये नहीं कि यार कहीं पे भी कुछ मिल जाता है, चलो कि नहीं मिल रहा चलो इसमें घुस जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली आज भी मैंने देखा है इतने, अब जैसे मेरे को भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री में, तो नॉर्मली अभी भी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो कभी मेरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको यही लगता है कि भाई अगर हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा तो हम उसको इस इंडस्ट्री में डाल देंगे। बट आई थिंक वो जो कन्वेंशन है उसको चेंज करने की जरूरत है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ये कैरियर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है। हाँ जी। एंड बच्चे के अंदर इफ यू सी द क्रिएटिविटी इन आवर इंडस्ट्री इज मोर एज कम्पेयर टू एनी अदर। जी। इफ यू आर कैपेबल टू हैंडल द थिंग्स, आप एक मतलब जिंदगी में एक मुकाम पे पहुंच सकते हो अपने नाम से। जी जी। ठीक है, इंजीनियर्स बन के फिर वो एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है। हाँ जी हाँ जी। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और अभी शायद सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी भी नहीं है। एक अच्छे मैन पावर्स के रिक्वायरमेंट्स अभी भी बहुत कम, बहुत ही वो है कम। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में एआई इम्पैक्ट करेगा हमारी इंडस्ट्री को, जॉब्स वगैरह खा जाएगा, या आपको ऐसा नहीं लगता? एआई बहुत अभी कहना बड़ा मुश्किल है, इनिशियल स्टेज है अभी। हाउ एआई मैच्योर्ड, उसके ऊपर सारा क्वेश्चन खड़ा है। जैसे अब आजकल ऐसी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई हैव लिसन वन किशोर कुमार सॉन्ग इन हिज ओरिजिनल वॉइस एंड वन एंड द एआई वॉइस। ओके। तो मैं इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहा था ये एआई वॉइस है और ये किशोर कुमार का ओरिजिनल वॉइस है। उसमें शायद वो आर्टिकुलेशन नहीं आ रही होगी। एग्जैक्टली वो नहीं आता। वो एक जो ईयर सूथिंग बोलते हैं ना, मेलोडी जिसे बोलते हैं, वो उस रिकॉर्डेड वाले गाने में और एआई के थ्रू रिकॉर्डेड गाने में बहुत फर्क था। मतलब इट्स नॉट अभी तक मतलब उसके आसपास नहीं है, बट हाँ एआई ने इस लेवल को कैप्चर करा है, वो भी एक अप्रिशिएटेड है मैं बोलूँगा। अब वो कितना अपने आप को मैच्योर करता है एआई, दैट इज द मेन थिंग कि किस टाइप से जाएगा। चलिए अरूप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपके साथ हमारा पॉडकास्ट रहा। थैंक यू दिपेश। तो दोस्तों, आपने देखा कि अरूप सर जैसे लोगों का काम कैमरा के फ्रंट में तो नहीं होता, पर बिना इनके मैजिक भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, हम अपने पॉडकास्ट में ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट्स आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, भर भर कर कॉमेंट्स कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।